नमस्कार साथियों। आज सुबह के 7 बज रहे हैं इस समय और हम आपसे जो बात करने वाले हैं वो सुबह ही की जाती है। वो है साफ़ सफाई की आदत। ऐसा कौन सा घर है पूरी दुनिया का जहाँ साफ़ सफाई पे चर्चा ना होती हो। और प्रत्येक माँ बाप तकरीबन अपने हर बच्चे को डांटते हैं कि बेटा सवेरे उठना है, नित्य क्रिया करना है, साफ़ सफाई का ध्यान रखना है। लेकिन हम अपनी सफाई की बात करते हैं, मगर हमारे वातावरण के, हमारे समाज के, हमारे जहाँ हम रिहाइश है हमारी, वहाँ की साफ़ सफाई का ध्यान कौन रखता है। आप अगर भारत की बात करें तो पिछले 1 दशक में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बदलाव लाया है कि सभी के बीच में ये डाला है कि सफाई बहुत ज़रूरी है और उसका विजिबल जो चेहरा है सब जगह दिख रहा है कि साफ़ सुथरे सड़क, शहर, ग्रामीण व्यवस्था भी साफ दिख रही है। जहाँ शौच वहाँ शौचालय का भी मंत्र दिया गया। लेकिन बात इस बात की रह जाती है कि जो इस सब को संभाले हुए हैं वो सफाई कर्मी, उनके लिए हम क्या कर रहे हैं सामाजिक रूप से और सरकारी तंत्र के रूप से। तो सरकारी तंत्र के रूप से आप सभी लोग जानना चाहेंगे। तो आज के इस प्रोग्राम में हम अपने साथ लाए हैं मैडम श्रीमती अंजना पवार जी को। अंजना पवार जी उपाध्यक्ष हैं राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की और जो अनवरत काम कर रहा है हमारे साथी सफाई कर्मचारियों के देखभाल की, उनके परिवार की। तो मैडम से जानना चाहेंगे, सर्वप्रथम मैडम हमें ये बताएं कि ये आयोग क्या है और इसका क्या कार्यान्वयन है। नमस्कार। आयोग के बारे में आपने जो पूछा है, आयोग जो होता है राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग, वो सफाई कर्मचारी, मैनुअल स्पेंजर्स और उनके जितने भी आश्रित हैं उनका आर्थिक, उनका सामाजिक एवं उनका शैक्षणिक पुनर्वास कैसे हो, इसका अध्ययन करने के लिए देश के हर राज्यों में जाता है। और कोशिश ये रहती है कि राज्यों के हर एक डिस्ट्रिक्ट में वो जाके उन कर्मचारियों की जो स्थिति है उसके बारे में जानकारी लें, उनका कैसे जीवन वहाँ कट रहा है, कैसे वो अंतिम पंक्ति में बैठे हुए ये जो कर्मचारी वर्ग है इनको हम मुख्य धारा से जोड़ें। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है कि इन लोगों को सम्मान दीजिए। और उसका उदाहरण मैं आपको बताना चाहूँगी कि प्रयागराज जो उत्तर प्रदेश का एक जिला है, वहाँ पर उन्होंने स्वच्छ भारत, जो हमारे सफाई कर्मी हैं जिनकी वजह से ये भारत हम स्वच्छ बनाने का सपना देख रहे हैं, उन कर्मियों का उनके काम से खुश होकर उनको सम्मानित किया। बनारस जब कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ तो आपको ध्यान ही होगा कि उन्होंने उनके साथ में बैठ कर भोजन किया। देखिए, ये सब चीज़ें कोई दिखावा नहीं है जी, ये एक उनका संदेश है जी। और आपने ये भी देखा होगा कि जब उन्होंने अपने सर्वोच्च पद की सबसे पहले जब उन्होंने शपथ ली थी तो उन्होंने जो शुरुआत करी थी वो स्वच्छ भारत मिशन हैं पूरे देश में। तो आपको ये भी ध्यान होगा कि स्वच्छ भारत मिशन बिना सफाई कर्मचारियों के हम पूरा नहीं कर सकते। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जो दुनिया ने देखा कि सफाई कर्मचारियों को सम्मानित किया गया, वो सिर्फ एक बयानबाजी नहीं है, उसका एक धरातल है जिसके लिए सफाई कर्मी सेवा आयोग जो है, जिसकी मैडम उपाध्यक्ष है, वो है। तो मैडम इस आयोग तक किसी एक सफाई कर्मी को पहुंचना हो तो वो कैसे पहुंच सकता है और उसके लिए क्या सुविधाएं प्रदान की गई हैं, क्या बेनिफिट्स लाए हैं उनके परिवारों के लिए, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। देखिए, आयोग का जो ऑफिस है वो खान मार्केट लोकनायक भवन जहाँ पर है वहाँ स्थित है जी। और बहुत ही इजीली अप्रोचेबल है। ऐसा नहीं, देश का हर सफाई कर्मी आयोग में आकर अपनी दुख तकलीफ, अपनी पीड़ा को वो वहाँ पर रख सकते हैं जी। और जो कंप्लेंट्स आती हैं उनके लिए हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं और कोशिश करते हैं हम वहाँ जाकर मीटिंग करें प्रशासन से और संबंधित अधिकारियों से
ताकि उनकी जो तकलीफ़ें हैं, देखिए सफाई कर्मचारी वर्ग जो है वो बहुत ही छोटी छोटी मूलभूत समस्याओं से जूझ रहा होता है। वो कोई बड़ी बड़ी उनका समस्याएं नहीं होती है। अब आप देखिए, जो वर्ग कोविड जैसी वैश्विक महामारी में कभी हार नहीं माना और हम सब की सुरक्षा के लिए वो बाहर निकला था अपनी जान को जोखिम में डाल के। तो ऐसे लोगों के लिए अगर हम थोड़ा भी कुछ कर पाएं तो ये बहुत हमारे लिए एक गर्व की बात होगी। और प्रधानमंत्री जी का जो संदेश है कि इनको सम्मान दीजिए, इनके प्रति संवेदना रखिए, बिना संवेदना के कोई भी हम उनकी मदद नहीं कर पाएंगे। अब आयोग का जहाँ प्रश्न है, तो सफाई कर्मचारी वहाँ आ सकते हैं, अपनी जो दिक्कतें हैं वो बता सकते हैं। हम उसको प्रशासन को उसके लिए बोलते हैं, निर्देश देते हैं। मीटिंग्स जब होती बैठकें तो उनमें हम दिशा निर्देश उनको देते हैं कि हम इनको किस तरह से मुख्य धारा में जोड़ें, कैसे हम इनके बच्चों को पढ़ाई की तरफ लेके जाएं, कैसे इनके जो जन कल्याणकारी योजनाएं इनके लिए चल रही हैं केंद्र सरकार की, राज्य सरकारों की, उनका हम उनको कैसे जानकारी दिलवाएं। देखिए, जानकारी के अभाव में ये लोगों तक फ़ायदा हम नहीं पहुंचा पा रहे, तो वो जानकारियां हम अधिकारियों को ऐसा निर्देश देते हैं कि वो आप इनकी बस्ती में जाके कैंप लगाइए, उनको वहाँ जाके इनकी जानकारी दीजिए। देखिए, समस्याएं और भी छोटी छोटी तो बहुत हैं, लेकिन मूल रूप से जो समस्याएं होती है इनकी सैलरी की समस्याएं होती है। जी। पीएफ का जो होता है कि इनको नहीं मालूम होता है कि पीएफ इनका कट रहा है या नहीं कट रहा है, जमा हो रहा है नहीं जमा हो रहा है, ये सारी जानकारी हम लोग वहाँ पर जाकर इनके उसको सॉल्व करते हैं। इनको हेल्थ चेकअप होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह का हाई रिस्क का काम ये लोग कर रहे हैं और कहीं भी मतलब ऐसा कि जान और माल हर चीज़ का उनको हमेशा खतरा बना रहता है, तो उसके लिए इनका हमेशा फुल बॉडी चेकअप होना चाहिए, ताकि इनको समय रहते इनके समस्याओं को पहले से पता चल जाए, बीमारियों का पता चल जाए। इनके लिए यूनिफॉर्म की सुविधाएं होनी चाहिए, इनको चेंजिंग रूम की सुविधाएं होनी चाहिए, इनको सैलरी समय से मिलनी चाहिए, इनका जो भी पेंशन का, इनकी अनुकंपा नियुक्तियों का मामले, सालों से कर्मचारी चक्कर लगाता है इन चीज़ों के लिए, तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, समय से उनको मिलनी चाहिए। ऐसी पूरी आयोग की कोशिश रहती है कि वो इन सब मामलों का निपटारा करे। इनके वेलफेयर के लिए क्या योजनाएं हैं उसके लिए भी आयोग दिशा निर्देश देके आता है। मैडम, एक सवाल उठता है कि कई बार घटनाएं आती हैं कि सीवर की सफाई करते समय किसी कर्मचारी की मौत हो गई, तो उसमें कुछ विशेष जो प्रोत्साहन सरकार की तरफ से या आपके आयोग की तरफ से कोई ऐसा स्कीम वगैरह हो तो? देखिए, बहुत अच्छा ये प्रश्न है। आज इतना कुछ होने के बाद भी आज भी देश में सीवर की सफाई करने के दौरान ये मतलब लोगों की मृत्यु हो रही है, सफाई कर्मी हैं या कोई प्राइवेट लोग है, कोई भी हैं। तो देखिए, इसके लिए हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में एमएस एक्ट बनवाया, मतलब किया था उसका इम्प्लीमेंट, मैनुअल स्क्वेंजिंग एक्ट 2013 उसका जो नाम है। उसके अंतर्गत कोई भी जो सफाई कर्मी से या प्राइवेट आदमी से या किसी भी इंसान से, मानव से अगर कोई सीवर की सफाई करवाता है बिना किसी साधन संसाधन के, तो वो दोषी करार दिया जाता है, उसको एफआईआर उस पर करनी चाहिए और उसको सजा का पात्र भी वो होता है। मृतक के जो आश्रित होते हैं उनको 10 लाख रुपए की पहले सहायता दी जाती है, एमएस एक्ट के माध्यम से दी जाती थी। लेकिन आपको एक जानकारी और मैं देना चाहूँगी कि हाल ही में जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2023 अक्टूबर 2023 में इसको रिवाइज कर दिया, जो इसकी आर्थिक सहायता थी उसको रिवाइज किया और उसके अंतर्गत अब 10 लाख की बजाय मृतक के जो भी आश्रित हैं उनको 30 लाख रुपए की सहायता राशि दी जानी चाहिए, ऐसा उन्होंने किया है। और अगर कोई टेम्परेरी डिसेबल हो गया उस काम के दौरान तो उसको 10 लाख रुपए सहायता देने, और जो पूरी तरह से यानी पूर्णतया उसमें काम करने में वो सक्षम नहीं रहा तो उसको 20 लाख रुपए की सहायता दी जानी चाहिए। ऐसा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिवाइज करके
और वो किया है। लेकिन देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि किसी भी एक जान की कीमत ये पे मतलब जो सहायता राशि है वो नहीं होती है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने और हमारे प्रधानमंत्री जी ने और इसको वो किया है कि आप इसमें FIR करवाइए। जी। दोषी व्यक्ति जब तक इसका अपने आप को नहीं वो करेगा फील कि हाँ हमने गलत किया है, तब तक इस चीज़ पे हम रोक नहीं लगा पाएंगे। जी, बहुत बेहतर। मैडम, अब एक निजी सवाल आपसे हो जाए। आपका व्यस्त कार्यक्रम है, आप जमशेदपुर आई हैं, झारखंड का आपका दौरा है। हम आपसे ये देखना चाहेंगे, आपके बारे में हमने सुना है कि आप बहुत एक्सटेंसिव दौरा रहता है, आप एक महिला हैं। तो आज के समय में हमारे सभी संस्थानों में महिला कर्मियों की संख्या काफ़ी बढ़ रही है और वर्क लाइफ बैलेंस का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल आता है, जिसको कई विशेषज्ञ अपने अपने हिसाब से परिभाषित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपको हम लोग देख रहे हैं कि एक महिला होने के नाते, उच्च पदस्थ होने के बाद आप इतना एक्सटेंसिव दौरा कर रही हैं, तो आपका क्या संदेश होगा हमारी साथी महिला कर्मियों के लिए कि वो किस तरह से आपको आपका अनुसरण करें और क्या मूल मंत्र लेके चलें कि घर और ऑफिस जहां वो बेहतर कर्मी हैं और अपने आप को कैसे बेहतर बना सकती हैं? देखिए, ये अच्छा सवाल आपने पूछा है और मेरा ऐसा मानना है कि महिला और पुरुष दो एक गाड़ी के दो पहिए हैं जी, और दोनों बराबर हैं जी। और मेरा तो ऐसा मानना है कि महिला ज़्यादा वर्क करती हैं जी, कि अगर घर में करेंगी तब भी उनको काम वो हमारी कैमरामैन महिला है और मुस्कुरा रही हैं। जी, हाँ। बिल्कुल। देखिए, हाँ। उनको डबल काम होता है, बाहर हाँ। काम करके आएगी तब भी हाँ। घर में वो काम करेगी। जी, तो ऐसा नहीं है, इसलिए उनका डबल वर्क है और उनकी डबल मेहनत है। हाँ। इसलिए मैं महिलाओं के लिए ये कहना चाहूंगी कि महिला कभी भी कमजोर नहीं होती है। हाँ। महिला देवी शक्ति का रूप होती है। महिलाएं एक माँ होती है, बहन होती है, हाँ। पत्नी होती है। महिला अपने घर परिवार में जिस तरह से अपने बच्चों को अच्छे संस्कार और अच्छी शिक्षा देती है, उसी तरह से वो जो अपना वर्क प्लेस है वहाँ भी लोगों को अच्छे से मेंटेन करके, सब लोगों को अच्छे से बांध के रखती हैं एक तरह से कि आप अच्छे से काम करिए। और महिला कभी थकती नहीं है। ऐसा आपने भी देखा होगा कि महिला अगर बाहर वर्क करके आ रही है तो भी घर में वो उसी एनर्जी के साथ काम करती है, उसको खुशी मिलती है अपने परिवार के अंदर आके, उनको अच्छा खाना खिला के, अपने घर को अच्छा सजा संवार के, अच्छा लगता है उनको। तो मेरा ऐसा मानना है कि महिला कभी भी ऐसे नहीं सोचती कि हम बाहर कर रहे हैं तो घर में नहीं करेंगे। वो अपने दम पर अपने उस शक्ति से अच्छा काम करती है। और मेरा ऐसा मानना है कि महिलाएं जो हैं वो हमेशा अपने मन में पॉजिटिविटी लेके चलें। ऐसा नहीं माने कि हम महिला हैं इसलिए ये काम नहीं कर सकते। आज आपने मुझे कहा है कि आप यहाँ जा रहे हैं वहाँ, जब मैं अपने आप में विश्वास रखती हूँ। अगर आप सही हैं, आपको खुद पे विश्वास है, तो आप कहीं भी जाइए, सब जगह अच्छा होगा। अगर आप खुद अपने आप में नहीं, आपको कॉन्फिडेंस है, तो फिर सब जगह कुछ भी आप नहीं कर पाएंगे। और आपने देखा हमारे देश की जो वित्त मंत्री जी हैं वो भी महिला है। जी। हमारी जो राष्ट्रपति जी हैं वो भी एक महिला है। तो वो अपना इतना अच्छा काम करके दिखा रही हैं, तो वो हमारी प्रेरणाएं हैं। उनसे हमको सीख के एक ताकत मिलती है काम करने की कि हम भी उनकी तरह बने, हम भी अच्छा काम करें। और मेरा तो ऐसा मानना है कि मैं कभी ये सोच के नहीं चलती हूँ कि मैं एक महिला हूँ और ऐसे काम नहीं कर सकती। मैं अपने जो जिम्मेदारी मुझे प्रधानमंत्री जी ने और राष्ट्रपति जी ने और मेरे शीर्ष नेतृत्व ने जो जिम्मेदारी मुझे सौंपी है, उसको मैं बहुत अच्छे से और इन लोगों के लिए बढ़िया काम करके उसको पूरी करना चाहती हूँ। जो भी मुझे मिला है ये बहुत अच्छा मिला है। मैं धन्यवाद देती हूँ कि मैं अपने माँ बाप के संस्कारों को भी मैं धन्यवाद देती हूँ। मैं एक मतलब बहुत छोटे से गांव से निकल के दिल्ली तक पहुँची हूँ। 30 साल का मेरा बहुत लंबा सफ़र है ये। और बहुत ही मतलब मैं बताना चाहूँगी, मुझे कोई इसमें वो नहीं है कि मैं एक वाल्मीकि समाज की महिला हूँ और यहाँ तक पहुँची, उसके लिए मैं सबको धन्यवाद। और कोई भी कभी ये नहीं सोचें कि हम छोटे हैं, हम बड़े हैं, ऐसा नहीं होता है। अगर आप में काम करने की एफिशिएंसी है तो आप कुछ भी कर सकते हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक युग परिवर्तन करने वाला इंटरव्यू है। हमारे साथ अंजना पनवार जी थी, जो कि राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की उपाध्यक्ष हैं। इन्होंने जो संदेश दिया वो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे, आप तक पहुंचेगा और इसको आप आगे लेके जाएं। सुबह की भोर में अगर आपको निकलना पसंद है या नहीं भी निकलते हैं, सुबह उठ के आपको अगर ताज़ी हवा चाहिए तो आप न कूड़ा खाइए न कूड़ा फैलाइए, और जो सफाई कर्मचारी आपके आसपास हैं उनके लिए कुछ योगदान दीजिए, नियमों का पालन कीजिए। हम आपसे यही कहेंगे। आपको फिर भी हमारी बात ना समझ में आए तो 1980 में एक पिक्चर आई थी भवनी भवाई, केतन मेहता जी ने बनाई थी। नसरुद्दीन साहब, मोहन गोखले जो अभी इस दुनिया में नहीं है, उनकी ये पिक्चर है, आपको जरूर देखनी चाहिए। भावुक कर देने वाला इंटरव्यू था मैडम का, इसके लिए हम इनको धन्यवाद देते हैं। अपनी कैमरा वुमेन अर्चना जी को भी हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इतना बढ़िया इंटरव्यू कैप्चर किया। आपके साथ मैं डॉक्टर